Hello, welcome to JPI's platform. I am Vinay Rajput and today I am going to talk about bio portion that I was talk in earlier class. जो मैंने पिछली क्लास में बात किया था बायो के बारे में कि क्यों मैं बायो स्टार्ट करूंगा और क्या रीज़न है, मैंने पिछली क्लास में बात किया और मैंने ये बताया कि हाँ इन्वायरमेंट इकोलॉजी में उसका कैसे यूज होगा, जो मैं बायो यहाँ पे पढ़ाऊंगा, जो कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो आपने ये सारी चीज़ों को समझ लिया, ठीक है। और मैंने बताया था, आपको याद होगा, बायोडाइवर्सिटी वगैरह में यूज करेंगे और अलग अलग कॉन्सेप्ट जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी में है, बायोटेक्नोलॉजी में है, वो सारा चीज़ यहाँ से पढ़ के चलेंगे और वहाँ पे यूज करेंगे। तो ये एक रीज़न था जिसमें मैंने पिछली क्लास को इन्वेस्ट किया और मैंने स्टार्ट भी कर दिया था बायो कुछ पोर्शन। आपको याद होगा कि हम क्यों बायो पढ़े, क्या जरूरी है बायो को पढ़ना, है ना। मैंने एक क्वेश्चन लास्ट में आपके बीच में डाला था ये क्वेश्चन और मैंने इसका आंसर भी दिया था, कुछ रीजंस दिए थे, कुछ पॉइंट्स दिए थे मैंने, ठीक है ना, कि कैसे कैसे इसको स्टडी करना है और कैसे कैसे हम बायो से सीख सकते हैं, लाइफ से सीख सकते हैं कि हाँ हमारे काम कितना लाइफ आ सकता है ना। अपनी चैलेंजेस को डील कर सकते हैं, अपने चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशन पा सकते हैं लाइफ को देख के। तो ये एक मैंने रीजन बताया था और मैंने थोड़ा सा मैं प्रीवियस क्लास की चीज़ें बता दूं आपको, थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। मैंने बात किया था साइंस के बारे में, ठीक है ना, साइंस। उसके बाद मैंने बात किया, साइंस के बाद हमने इंजीनियरिंग की बात की, कुछ बीएससी के बारे में समझा कि बीएससी क्या है। मैंने कुछ इंजीनियरिंग की कुछ बेसिक बताया, इंजीनियरिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, ये इंजीनियर वर्ड की उत्पत्ति कैसे हुई है। इंजीनियम, लैटिन वर्ड इंजीनियम से, उसकी मीनिंग इंजीनियर्स होती है और इंजीनियर्स का मतलब ये होता है कि समवन हु सॉल्व्स प्रॉब्लम दैट इल्यूड नॉर्मल लाइफ, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन जो होते हैं ना, जो नॉर्मल लाइफ को इल्यूट करते हैं, मतलब कि नॉर्मल लाइफ को आसान करने की कोशिश करते हैं, जो हमारी लाइफ है वो आसान करने की कोशिश करते हैं। तो वही तो इंजीनियर की काम है। इंजीनियर एक्चुअली करते क्या है, सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये एक इंजीनियरिंग का मैंने बताया और उसके बाद फिर मैंने साइंटिस्ट के बारे में कुछ बताया आपको कि साइंटिस्ट क्या है, इंजीनियरिंग क्या है, ऑपरेटर क्या है, इन चीज़ों के बारे में डिफरेंस बताया। इसके बाद हम क्या बात कर सकते हैं आगे। आगे मैंने बायो के लिए स्टार्ट किया आपको कि बायो क्यों पढ़ना है, वाई डू वी नो बायो या वाई डू स्टडी बायो, है ना, इसका रीजन। तो ये इसका रीजन जानना बहुत जरूरी है कि क्यों पढ़ना है। हर किसी का एक अप्लाइड पोर्शन होती है ना, व्यवहारिक पोर्शन होती है कि उसका व्यवहार में कुछ यूज है कि नहीं। आप सब्जेक्ट पढ़े जा रहे हो, क्या उसका कोई यूज हो सकता है मानव सभ्यता के लिए, हमारे यूज में आ सकता है, जो हमारी सॉल्यूशंस के रूप में आए, हमारी जो प्रॉब्लम्स है, हमारी जो चैलेंजेस हैं उसके रूप में हम चीज़ों को लेके आए, लाइफ से सीख क्या है, जीवन से सीख क्या है। तो मैंने बताया था पिछली क्लास में कि हाँ आप लाइफ से क्या सीख सकते हो। तो मैंने बताया था कि वाई डू वी नो बायोलॉजी, है ना। मैं यहां से स्टार्ट करता हूं फिर से। बाकी मैंने पिछला बता दिया आपको, आपने याद भी रखा होगा, चीज़ों को समझा भी होगा कि साइंस इंजीनियरिंग इस चीज़ों को मैंने बात किया था, इन चीज़ों के बारे में, ठीक है ना। तो आगे बात करते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैंने यहीं पे क्वेश्चंस को पुट किया था पिछली क्लास में, वाई डू वी नो बायोलॉजी। तो इसको मैं ओरली बता देता हूं बिकॉज पिछली क्लास में मैंने बात तो कर ही लिया था। फर्स्ट रीजन कि क्यों जानना जरूरी है, तो मैंने बताया था कि जो हमारे चैलेंजेस हैं, जो मानव सभ्यता के सामने जो चैलेंजेस हैं, उसको अगर सॉल्यूशन चाहिए उस चैलेंजेस का, तो आप एक जगह देख सकते हो, वो एक जगह है लाइफ। आप जीवन को देखो, कैसे जीवन अपने आप को ढाल के रखी हुई है इस एनवायरनमेंट में, उससे सीखने की कोशिश करो। तो पहला हमने बताया था आपको पिछली क्लास में कि बर्ड्स को देख के, जो पक्षी होती है उसको देख के हमने उड़ने का सोचा, दूसरे दूसरे कंटिनेंट में लंबी डिस्टेंस को, लंबी दूरी को तय करने के लिए हमने उड़ने का सोचा और उसके लिए हमने क्या किया, बर्ड्स को देखा कि बर्ड्स कैसे उड़ती हैं। उसको देख के हमने एक डिवाइस बनाने की कोशिश की, जो मैंने बताया था, उस डिवाइस का नाम है ऑर्निथॉप्टर्स, है ना। ऑर्निथॉप्टर्स उस डिवाइस का नाम है। ऑर्नी क्यों, बिकॉज ये बर्ड से रिलेटेड वर्ड है। ऑर्निथोलॉजी बर्ड की स्टडी होती है, पक्षी की स्टडी होती है, ठीक है। तो ऑर्निथॉप्टर्स बनाया और इसकी कहानी आगे है कि ऑर्निथॉप्टर्स फेल हो गए, उसकी अलग कहानी है। बट आपको ये समझ में आना चाहिए कि हाँ स्टार्टिंग यहीं से हुई थी, बर्ड्स को देख के। तो आपने लाइफ को देखा और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की, है ना। लंबी दूरी तय करने के लिए आपने हेलीकॉप्टर बनाया, एरोप्लेन बनाया, आज रॉकेट है। तो चीजें यहीं से स्टार्ट हुई थी, ऑर्निथॉप्टर्स, लाइफ को देख के, बर्ड्स को देख के।
ठीक है। तो एक सॉल्यूशन हमें मिला जो हमारी चैलेंजेस थे कि लंबी डिस्टेंस कैसे तय करेंगे, ठीक है ना, एक कॉन्टिनेंट से दूसरा कॉन्टिनेंट, एक महाद्वीप से दूसरा महाद्वीप, एक देश से दूसरा देश, ठीक है। अभी तो अंदर कंट्री के अंदर ही हम एक सिटी से दूसरे सिटी एरोप्लेन से जाते हैं। तो ये लंबी डिस्टेंस को तय करना कम समय में, ये हमें एक आंसर मिला बर्ड को देख के, एक लाइफ को देख के, एक जीवन को देख के। दूसरा मैंने बताया था कि रॉकेट में एक एनिमल है। रॉकेट के लिए अगर बात करूं कि रॉकेट की इंप्रूवमेंट चाहते हो कि रॉकेट की जो इफिशियंसी है वो बढ़े, या कैसे रॉकेट के अंदर जो कमियां हैं, जो चैलेंजेस है, उनको हम डील करें, उनके लिए भी कुछ सॉल्यूशन लेके आए। तो फिर हमने बायो की ओर देखा, लाइफ की ओर देखा, और लाइफ की ओर देखा तो मुझे और आपको और साइंटिस्ट को क्या दिखा कि पानी के अंदर, ओशियंस के अंदर, ये आपको एक एनिमल है स्क्विड। स्क्विड को देखा गया तो स्क्विड की ऐसी उसकी खासियत है कि वो पानी के अंदर कैसे पानी को अंदर लेता है और उसको प्रेशर बना के बाहर रिलीज करता है। जाहिर सी बात है, जब प्रेशर से बाहर रिलीज करेगा पीछे की ओर तो उसको आगे की ओर फोर्स मिलेगी, थ्रस्ट मिलेगा, बल मिलेगा, तो आगे की ओर मूव करेगा। तो वहां से देखने की कोशिश की गई कि इतना छोटा सा एनिमल पानी में कैसे ये रॉकेट के प्रिंसिपल यूज कर रहा है ना। तो वहां से हमने कुछ कॉन्सेप्ट सीखा। वैसे ही मैंने बताया कि कुछ ड्राई एरिया होते हैं, ड्राई एरिया में कुछ एनिमल्स है, बीटल्स का मैंने नाम लिया था। तो बीटल्स क्या है, बीटल्स जो हैं उस ड्राई एरिया में उसकी पानी की पूर्ति कैसे हो रही है। तो ड्राई एरिया में उसकी पानी की पूर्ति ऐसे हो रही है कि उसके स्केलेटन सिस्टम, उसकी शरीर की संरचना ऐसी है कि वो ड्राई एयर, शुष्क क्षेत्र में रहने के बावजूद जो उस एयर में जितनी भी पानी है, जितना भी ह्यूमिडिटी है, जितना भी मॉइस्चर है, उस मॉइस्चर को वो यूज कर लेता है और अपनी पानी की पूर्ति कर लेता है। तो एक हमें पता चला कि अच्छा, इसकी कैसी सिस्टम है कि ये इस तरीके की चीजें कर पाता है इतना इफिशिएंटली, जबकि ड्राई एरिया में रहता है। तो हमने सीखा कि क्यों ना, हमारे पास तो साउथ इंडिया में चेन्नई है, मद्रास का एरिया है, आप चले जाओ केरल है, उस साइड में आप तमिलनाडु है, उधर तो ह्यूमिडिटी ज्यादा है क्योंकि इक्वेटर के पास का एरिया है ना। तो इक्वेटोरियल रीजन में आता है वो नॉर्मली। तो वो पास होने के कारण क्या है कि वहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, और मानसून का भी आपको पता होगा, मानसून वहीं से स्ट्राइक करती है, साउथ वेस्ट मानसून। तो उस ह्यूमिडिटी को क्या यूज कर सकते हैं, बिकॉज ह्यूमिडिटी ओवर होती है तो जानते हो, चिपचिपापन, ओवर ह्यूमिडिटी। तो क्या उस ह्यूमिडिटी को यूज करके हम अपनी पानी की कमी पूरी कर सकते हैं। जो हमारी पानी की स्कैरसिटी है, जो पानी की कमी है प्योर वाटर की, आपको पता होगा पॉल्यूशन के कारण चीजें पानी खराब हो चुकी हैं। तो जो पानी की कमी है, चेन्नई में आपको पता होगा कि पानी की कमी आई थी, फिर बहुत सारे गाड़ी से पानी पहुंचा था वहां पे। तो कहीं ना कहीं पानी की कमी है देश में और दुनिया में भी। तो क्या ये पानी की कमी उस शहर से कर सकते हैं पूरा, जहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, वहां से हम पानी को ग्रैप्स कर ले। कैसे सीखा, हमने बीटल को देख के सीखा कि हम ऐसी चीजें बनाएं, और बन चुकी है, काम चल रहा है, बहुत सारे कंपनी इस पे काम कर रही हैं। आप अगर पता करोगे तो कंपनियां इस पे काम कर रही हैं। तो ये हमने चैलेंजेस को डील करने की कोशिश की, इसकी सॉल्यूशन हमने पाने की कोशिश की कि पानी की स्कैरसिटी, पानी की जो कमी है, इसको कैसे पूरा किया जाए। तो ये पता चला, बीटल हो गया, हमने स्क्विड के बारे में बता दिया। अब आप बात कर सकते हो कि आगे फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण जानते हो। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, एटमॉस्फेयर की CO2, जमीन से वाटर, इन दोनों को मिला के क्लोरोफिल जो पत्ती में है और सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाती हैं पौधे, है ना। पौधे अपने खाना बनाते हैं, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज बनाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, क्या इसका कहीं यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ही इफिशियंट प्रोसेस है। CO2 लिया, वाटर लिया, और सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, जो पत्तियों में क्लोरोफिल होती है, उसके प्रेजेंस में उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने बनाया फूड, उनका प्राइमरी फूड, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, और बाकी ऑक्सीजन को भी रिलीज करते हैं वो, है ना। वो हम लोग फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग चैलेंजेस को देख रहे हैं कैसे कैसे हम लोग इसको देख सकते हैं। तो क्या हम ऐसा सोलर सेल बना सकते हैं क्या, इस सनलाइट को यूज करती हैं सोलर सेल, आपको पता ही है। और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होती है और इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो क्या ऐसा इफिशियंट सोलर सेल बना सकते हैं, जितनी इफिशियंट, जैसे कि पत्ती, प्लांट सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और अपना फूड बनाते हैं, इतनी इफिशियंट वे में, क्या उतना ही इफिशियंसी से हम अपनी लाइट को एब्जॉर्ब करके सोलर सेल में इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो हमने वहां से सीखा, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो लाइफ से हम अपनी चैलेंजेस को डील करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कारण है कि बायोलॉजी क्यों पढ़ें, जीव विज्ञान क्यों पढ़ा जाए, है ना। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। ये तो चैलेंजेस हो गए। अब पूछोगे दूसरा कारण, तो दूसरा कारण ये है कि बायो आप खुद ही हो, तो आपका फर्ज बनता है बायो के बारे में जाने। आप
जो मैंने बताया था कि मेंडल ने जो मटर पी पे स्टडी किया था, मटर के पौधे पे, तो उस समय किसी को नहीं पता था कि ये जेनेटिक्स आगे जाके काम आएगी। लेकिन बाद में जेनेटिक की जो डिसऑर्डर होती है, बीमारी होती है, तो जीन के लेवल पे आज मेंडल की जेनेटिक्स की स्टडी के कारण बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर हम जानते हैं, हम उसको पहचानते हैं और हम उसको ठीक करने की कोशिश भी कर रहे हैं। समझ रहे हो ना? तो कहीं ना कहीं बायोलॉजी पढ़ने का ये फायदा मिला, तो ये भी कारण है हम समझे। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिसके कारण अभी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, अपनी एग्जाम की जितनी रिक्वायरमेंट है मैं उसके हिसाब से आपको अंडरस्टैंडिंग मैंने आपकी बनाई है कि हाँ आप सोच सकते हो यहाँ से आगे, ठीक है ना। और भी चीजें बोल सकता हूँ मैं इसमें, लेकिन जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सब कारण है कि बायोलॉजी क्यों पढ़ा जाए, समझ रहे हो ना। अब मैं बायो तो बता दिया, अब मैं एक काम करता हूँ, अब बायो स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। बायो स्टार्ट करता हूं तो बायो में मैं आपको पहले सिलेबस बता दूं, क्या क्या सिलेबस हम कवर करेंगे बायो का, और फिर कैसे कैसे हम कवर करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ा जाए बायो में, और ऐसे पढ़ना है जैसे कि मैंने पहले बताया कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी में, पर्यावरण वगैरह में हमारा यूज हो जाए उसका, और हमारी बायो के भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। आप किसी भी स्तर का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे जैसा भी आएगा, ठीक है। और फिर बायो ज्योग्राफी में जाऊं, वहां पे भी हमें कॉन्सेप्ट का यूज हो, हमारी चीज आसान हो जाए। तो ऐसे पढ़ते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं बायो की सिलेबस बताता हूं, ठीक है। सिलेबस में हम पहले पढ़ेंगे बेसिक्स, मूल चीजें जो है ना, बेसिक्स, मूल बातें जो है ना, मूल चीजें आप लिख सकते हो, मूल बातें जो होती हैं, मूल चीजों के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक्स में क्या, कुछ शब्दावलियों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, शब्दावलियां, टर्मिनोलॉजी, बायो की कुछ टर्मिनोलॉजी है, आप पता होगा बहुत सारे ब्रांचेस है बायो में, है ना, बहुत सारे। आप देखोगे ऑर्निथोलॉजी, बर्ड्स की स्टडी, बेसिक्स में कवर कर लेंगे। पीसी कल्चर, वीटी कल्चर, वीनी कल्चर, मैं हिंदी बताऊंगा, तो इन चीजों को मैं यहाँ पे कवर कर लूंगा। और इन जो ब्रांचेस का मैं यूज करूंगा, क्लाइमेट चेंज में पढ़ाऊंगा, तो इन ब्रांचेस में क्लाइमेट के चेंज होने के कारण क्या क्या फर्क आ रही है, क्या क्या असर आ रही है, इन ब्रांचेस में मैं यूज करूंगा। तो यहाँ से पढ़ के जाओगे, फिर मैं क्लाइमेट चेंज ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, एनवायरमेंट पढ़ाऊंगा, वहां पे मैं बताऊंगा कि क्लाइमेट चेंज हुई तो इन ब्रांचेस में, इन ब्रांचेस के अंदर जिसकी भी स्टडी करते, जैसे ऑर्निथोलॉजी में क्या असर आया, यानी कि बर्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन में क्या असर आया, है ना। माइग्रेटरी बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह आती हैं, तो क्लाइमेट चेंज हो रही है, तो क्या वो माइग्रेशन उनका अफेक्ट हो रहा है, ऐसे पढ़ेंगे हम लोग। तो बर्ड्स के बारे में ऐसे जान लोगे, फिर वहां जाके हम लोग उसका यूज करेंगे क्लाइमेट चेंज में। तो बेसिक्स में हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। बेसिक से समझ में आ रही है, शब्दावलियां, कुछ ऐसे टर्म्स जो बायो में हमें जानना बहुत जरूरी है। कुछ ब्रांचेस के बारे में जानेंगे, बैक्टीरियोलॉजी क्या है, माइक्रोबायोलॉजी क्या है, ऐसे जैसे वायरोलॉजी क्या है, कोरोना वायरस, तो वायरोलॉजी वायरस की स्टडी होती है, तो उसके अंदर हम लोग वायरस की बेसिक जानकारी ले लेंगे। तो ऐसे चलते चलेंगे हम लोग आगे, ठीक है। ये बेसिक्स हो गया। उसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे, इसके बाद जस्ट यूनिट ऑफ लाइफ ही आती है, जहां से जीवन की शुरुआत होती है, जो इकाई है जीवन की, सेल, कोशिका। तो हम लोग सेल की बात करेंगे, सेल और साइटोलॉजी बोल सकते हो, या सेलुलर बायोलॉजी बोल सकते हो। कोशिका विज्ञान, ये दूसरा होगा अपना बेसिक्स के अलावा। तीसरा, हम लोग तीसरा सेल जब पढ़ लेंगे तो सेल के बाद फिर फिजियोलॉजी, कार्य की, बॉडी की कार्य की। फिजियोलॉजी मतलब क्या होता है, वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, बॉडी आपकी शरीर कैसे काम करता है, तो उसमें डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, है ना, श्वसन तंत्र, डाइजेशन, पाचन तंत्र, प्रजनन तंत्र, प्रजनन तंत्र जो रिप्रोडक्शन होती है। तो यहां से फिर सेल पढ़ने के बाद हम लोग यहाँ पे ह्यूमन की फिजियोलॉजी में आएंगे, मानव कार्य की, ठीक है ना, मानव कार्य की, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ लेंगे, मानव कार्य की लिख लेंगे, मानव कार्य की, मानव कार्य की, ठीक है। मानव कार्य की, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, फोर्थ नंबर पे अगर बात करो तो फोर्थ नंबर पे हम लोग किंगडम पढ़ते हैं, फिर प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ऐसे। तो फिर प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद फिर एनिमल किंगडम, जंतु जगत, एनिमल किंगडम, फिर प्लांट किंगडम,
पादप जगत, प्लांट किंगडम। सिंपल है, हिंदी तो मैं बोल रहा हूं ना, तो वो तो आपको सिंपल ही लग रहा होगा। पादप जगत इजी होगा लिखने में, तो कोई दिक्कत नहीं है। पादप जगत, उसके बाद फिर जब ये चीजें हो जाएंगी, उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी हम लोगों ने पढ़ लिया, एनिमल किंगडम पढ़ लिया, प्लांट किंगडम पढ़ लिया। ह्यूमन डिजीज आपको पता है, हेल्थ वगैरह तो आईएएस में बहुत क्वेश्चन यहीं से आते हैं, लेकिन वो हेल्थ समझोगे कैसे? हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आएगी तो डिजीज में हो जाओगे। डिस इज अब नहीं रहा इज, डिजीज हो चुका है, बीमारी। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद ही वो समझ में आएगा। आपको समझ तो लो कि डाइजेशन क्या है, तब तो पता चलेगा कि डाइजेशन में क्या प्रॉब्लम आई तो क्या डिजीज आ रही है, पेट दर्द क्यों हो रहा है। तो इसीलिए मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी पहले बोला। अब मैं 6 नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे क्या? ह्यूमन डिजीज। ह्यूमन डिजीज, और ह्यूमन डिजीज ही नहीं, नॉर्मल प्लांट्स की भी जो इंपॉर्टेंट है वो भी पढ़ेंगे, सारी चीजों को। और जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जेनेटिक्स अनुवांशिकी जो होती है ना, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, अनुवांशिकी, जो जीन के अंदर जो डिसऑर्डर्स हैं, जो प्रॉब्लम होती है, कुछ बचपन से ही, कुछ हम लोग बचपन जब बड़े होते हैं तब जेनेटिक डिसऑर्डर्स होती हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। ऐसे तो ये 6 नंबर 6 तक पहुंच गए कि हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। बेसिक्स, साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी, कोशिका विज्ञान, ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव कार्यकी, एनिमल किंगडम, जंतु जगत, प्लांट किंगडम, पादप जगत, ह्यूमन डिजीज, मानव बीमारी, रोग, जेनेटिक डिसऑर्डर, जो जीन के लेवल पे डिसऑर्डर है, जो विरोग है ना, जो जीन के लेवल पे प्रॉब्लम आ चुकी है तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं वो, तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो गए। ठीक है, उसके बाद 7वें नंबर पे अगर बात करूं, 7वें नंबर पे क्या पढ़ सकते हैं, क्योंकि हेल्थ तो इसी में कवर हो जाएगी, ह्यूमन डिजीज में ह्यूमन हेल्थ और उससे रिलेटेड जो बीमारियां हैं सारी कवर हो जाएंगी। तो ये बेसिक हो गई, ये हो गई ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन जेनेटिक्स पढ़ सकते हैं। ह्यूमन जेनेटिक्स जैसे मेंडल उंडल की जो बात होती है, ह्यूमन जेनेटिक्स, पी प्लांट एक्सपेरिमेंट, मटर पौधा का एक्सपेरिमेंट हुआ, इन चीजों को पढ़ सकते हैं। क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ सकते हैं, इन चीजों के बारे में, क्योंकि बाकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र, जितने बॉडी के तंत्र है ना, वो तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ लेंगे। तो ह्यूमन जेनेटिक्स, ह्यूमन जेनेटिक्स, जेनेटिक्स अनुवांशिकी बोलते हैं उसे, ठीक है ना। तो ह्यूमन जेनेटिक्स आप समझ रहे होगे। ह्यूमन जेनेटिक्स जितनी हिंदी जरूरत है, पादप जगत मैंने बता दिया, जंतु जगत बता दिया, आप सब समझ रहे हो, लिख भी लोगे, है ना। तो ये होगा अपना। उसके बाद जो बचेगा वो मिसलेनियस में कवर कर लूंगा, है ना, मिश्रित चीजों में मिसलेनियस जो बचेगी ना, उसको मिसलेनियस में कवर कर लूंगा। मिसलेनियस में चीजें कवर हो जाएंगी मिसलेनियस में। तो ये अपना बेसिक सिलेबस है, और बाकी जो ऐड करना होगा मैं साथ में, बिकॉज आप देखो बेसिक हो जाएगी, सारी ब्रांचेस आप पढ़ लोगे, टर्मिनोलॉजी, साइटोलॉजी कोशिका पढ़ लोगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप सारा सिस्टम पढ़ लोगे, बॉडी की, डाइजेशन हो, पाचन तंत्र हो, प्रजनन तंत्र हो, या कोई भी तंत्र हो, यहाँ पे हो जाएगा। एनिमल किंगडम में आप, एनिमल किंगडम में क्या पढ़ लो, अलग अलग फाइलम जो है, पोरीफेरा क्या है, निडेरिया क्या है, सिलेंटेटा जिसका नाम है, उसके बाद आप मोलस्क क्या है, आर्थ्रोपोडा क्या है, इकाइनोडर्मेटा क्या है, इन चीजों को पढ़ लोगे। हेमिकॉर्डाटा क्या है, कॉर्डेट्स क्या होते हैं, वो पढ़ लोगे। प्लांट किंगडम में, प्लांट किंगडम में आप पढ़ोगे कि हेनिरोगैमी क्या है, क्रिप्टोगैमी क्या है, थैलोफाइट्स क्या है, ब्रायोफाइट्स क्या है, इन चीजों के बारे में पढ़ लोगे, तो प्लांट किंगडम हो जाएगा। अब इन दोनों से ही पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी में आप जाके पढ़ते हो, पूरा का पूरा बायोडाइवर्सिटी, जितनी जैव विविधता, अलग अलग स्पीसीज के बारे में, तो आपको यही नॉर्मल जानकारी अलग अलग स्पीसीज की मिल जाएगी। ह्यूमन डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है आईएएस के हिसाब से, पीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ह्यूमन जेनेटिक्स, ये भी एक डिजीज, इसके अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर भी आ जाएगा और जेनेटिक्स भी हम लोग सीख लेंगे। यूजेनिक्स, यूफेनिक्स, ऐसे जेनेटिक्स क्या है, हेरिडिटी क्या है, वेरिएशन क्या है, मेंडल का सारी चीज इसमें पढ़ेंगे। मिसलेनियस में जो बचेगी उन चीजों को कवर कर लेंगे। तो ये अपना सिलेबस हुआ। अब देख लो, ये सिलेबस है, इसको ऐसे ऐसे कवर करते चलेंगे हम लोग, ठीक है। सिलेबस बता दिया ताकि आपको आइडिया हो कि कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है अपने को। सिलेबस जरूरी होती है चीजों को जानना कि हाँ क्या पढ़ने वाले हैं आगे, है ना। बाकी तो ऐसे बात करो तो फिर बहुत सारी चीजें हैं बायो में। अगर मैं नीट का जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट करूंगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, एलिमेंट किंगडम है, प्लांट किंगडम है, सेल है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं वहाँ पे। तो उतनी जरूरत नहीं है अपने को जीएस पर्पज से देखना है, तो मैं जीएस पर्पज से ही पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। नीट के लिए मैं नीट के हिसाब से पढ़ाऊंगा। तो अब मैं स्टार्ट करूं क्या, बायो, जिसकी जरूरत है अपने को पढ़नी, है ना, जो अपने को स्टार्ट करना है, बायोलॉजी।
ये सब्जेक्ट ब्रांच ऑफ साइंस, मैंने पहले बता दिया, साइंस की एक डिसिप्लिन है, एक शाखा है बायो, जीव विज्ञान। बायोलॉजी। अब बायोलॉजी को अगर समझना है तो पहले पता है इसके डिफरेंट टर्म्स भी हैं, इसी के जैसे अलग अलग शब्द भी यूज किए जाते हैं अलग अलग कंट्री में, अलग अलग जगहों पे। तो इससे रिलेटेड और टर्म क्या है इसी के समान, बायोलॉजी। तो इसका एक और नाम है लाइफ साइंस, थोड़ा सा ब्रॉड है ये, मतलब टर्म में अगर बात करोगे बायोलॉजी, हम लोग बच्चे जो होते हैं ना 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, उनके स्कूल में जो बुक होती है उनमें बायो लिखा होता है, लाइफ साइंस नहीं होता है। लाइफ साइंस भी हम लोग बोलते हैं, और लाइफ साइंस एक ब्रॉड टर्म है। फॉरेन वगैरह में लाइफ साइंस यूज करते हैं, क्योंकि लाइफ साइंस में हम लोग बायो तो इंक्लूड करते ही हैं, कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि बायोलॉजिकल मैथमेटिक्स, कुछ अलग अलग सब्जेक्ट्स भी लाइफ साइंस के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, अलग अलग विषय भी इसके अंदर आता है, तो थोड़ा ब्रॉड टर्म है ये, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हायर लेवल स्टडीज में हम लोग लाइफ साइंस का यूज करते हैं, मतलब सेम है, अल्टरनेट नाम है इसका, ऐसा बोल सकते हो, लाइफ साइंस, लाइफ साइंसेस, और इसका नाम है, और इसका नाम है, इसलिए मैं बता दे रहा हूं, कभी कंफ्यूजन ना है, कभी पेपर में, कभी न्यूज़पेपर में लाइफ साइंस लिख के आ गया तो आपको ऐसा ना लगे कि लाइफ साइंस क्या है, लाइफ साइंस बायोलॉजी ही है। हम लोग हायर स्टडीज में, हायर क्लासेस में लाइफ साइंस वर्ड यूज करते हैं, बिकॉज उसमें हम लोग स्पेसिफिक बायो ही नहीं पढ़ते हैं कि लाइफ ही पढ़ रहे हैं, अलग सब्जेक्ट्स को भी इंक्लूड करके पढ़ते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने बायोलॉजिकल मैथमेटिक्स, मैथ भी बायो में इंक्लूड होती है, बहुत सारी चीजें हैं बायो में, सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस आइसोलेट करके बायो ही पढ़ोगे, उसमें और भी सब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे फॉरेंसिक, है ना। जैसे कि आप बात करोगे कि जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में डीएनए को पढ़ने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी जो डेटा निकली ना, तो कंप्यूटर साइंस का यूज करना पड़ा, क्योंकि उस डेटा को आप लोग इकट्ठा करके रख नहीं सकते थे, तो कंप्यूटर साइंस की तरह का यूज करके कंप्यूटर में, हम सुपर कंप्यूटर में डीएनए की सारी इंफॉर्मेशन को हम लोगों ने रखा है। तो इसका मतलब क्या है, बायोलॉजी में आपने दूसरे सब्जेक्ट का यूज किया ना, तो इसी तरीके से आगे हायर स्टडीज में हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स का भी यूज करते हैं, बायो में इंक्लूड करते हैं, तो हम लोग लाइफ साइंस का नाम देते हैं, अमेरिका में जाओगे लाइफ साइंस बोला जाता है, बट हम लोग के यहाँ छोटे क्लासेस में बायोलॉजी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, लाइफ साइंस। उसके बाद और इसके टर्म है बायोलॉजिकल साइंस या बायो साइंस। बायोलॉजिकल साइंस, सारे टर्म से आप हिंदी में सबका मतलब जीव विज्ञानी है, बट इंग्लिश में ही अल्टरनेट नेम है बायोलॉजिकल साइंस, या कभी कभी बायो साइंस भी बोला जाता है, बायो साइंस, ये इसके अल्टरनेट नेम है। अब आपको पता चल जाए कभी भी अखबार में आए, सबका मतलब एक ही है, बस मैंने जो मतलब बता दिया कि क्या है, छोटी क्लास बड़ी क्लास में कैसा नाम रखते हैं हम लोग, बस वही था जो था, ठीक है ना। टर्म समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आईएएस तो आजकल अल्टरनेट नेम पे क्वेश्चन पूछ रही है ना, एक चीज का ये नाम है, उसका अल्टरनेट नाम कुछ है ना दूसरा, तो उस पे पूछती है क्वेश्चन, ये वाला नाम पे नहीं पूछेगी, दूसरे नाम पे पूछ देगी, उसका आजकल पैटर्न ही चल चुका है। आप देखोगे ना, इस बार आईसीटी में भी, इस बार टेक्नोलॉजी में भी 4G 3G जो वोल्ट टेक्नोलॉजी होती है ना, वोल्ट वगैरह एलटीई वगैरह, उनमें क्वेश्चन पूछा गया है अल्टरनेट नाम से, तो वो पूछती है, इसलिए मैं अल्टरनेट नाम बता दे रहा हूँ, इसी से डिफिकल्ट बनता है ना क्वेश्चन, अल्टरनेट नाम नहीं पता होगा, बस उन्होंने यूज किया, नॉर्मल बुक्स में रहती नहीं है, तो आपको लिए वही क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगी कि ये टर्म कहां से आ गया, इसीलिए मैंने टर्म बता दिया आपको। अब मैं बात करूं जीव विज्ञान बायोलॉजी, यहां से एक वर्ड ले लेता हूं, बायो। अब बायो की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो इसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है, ग्रीक, ग्रीक, ग्रीस जानते हो ना, वहीं से, ग्रीक से, ग्रीस भाषा का शब्द है ये, ग्रीक वर्ड, जो ग्रीस है ना, वहां से, ग्रीस जिसकी राजधानी एथेंस है, वहीं की यह टर्म है, ग्रीक से। ग्रीक स्कॉलर्स ने इनकी स्टडी ज्यादा की है, इसीलिए ग्रीक से ही इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो इसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द है, दो शब्द है ग्रीक, दो शब्दों से इसकी उत्पत्ति ली जाती है, बायोस प्लस लोगस, और लोगोस बोल सकते हैं, लोगोस, बायोस एंड लोगोस, ये दोनों के दोनों ग्रीक ही हैं, ग्रीक शब्द है ये, दोनों का दोनों। बायोस का अगर मैं इसका मतलब बताऊं कि क्या है इसका मतलब इंग्लिश में, बायोस का मतलब क्या है, तो लाइफ, जीवन, ठीक है। और लोगस का मतलब क्या है, इसका मतलब है स्टडी, तो मतलब क्या हुआ, बायोलॉजी का मतलब क्या हुआ, बायोस लोगस से बना है ये, स्टडी ऑफ लाइफ,
जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी है, जीवन का अध्ययन। अब ये होगी बायोलॉजी। अब लाइफ की बात करूं, लाइफ ये है क्या, इस पे बहुत बड़ा डिबेट है। लाइफ क्या है, लाइफ कहां है, ये तो बता सकते हैं कि लाइफ आपको बताना हो तो आप बता सकते हो कि लाइफ हम में है, एनिमल्स में है, ह्यूमन बींग्स एनिमल के अंदर आते हैं, प्लांट्स में है, लाइफ है उसमें, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव जो होते हैं ना, बैक्टीरिया, फंगस, कवक, जीवाणु, इनमें भी लाइफ है, प्रोटोजोआ, इनमें भी लाइफ है। तो हम बता सकते हैं कि लाइफ कहाँ है, लेकिन लाइफ क्या है, लाइफ यहां यहां प्रेजेंट है, ये हम बता सकते हैं, लेकिन लाइफ है क्या, ये बताना बहुत डिफिकल्ट है। लाइफ को डिफाइन करना बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही मुश्किल है। लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकते हम लोग। अगर लाइफ को डिफाइन करने जाओगे, किसके आधार पर करोगे? लाइफ को डिफाइन करना बहुत ही डिफिकल्ट है। लाइफ बता सकते हो कि यहाँ यहाँ लाइफ है, प्लांट्स में है, एनिमल्स में है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में है, सूक्ष्म जीव में है, लेकिन डिफाइन नहीं कर सकते, बहुत डिफिकल्ट है डिफाइन करना लाइफ को। तो क्या कर सकते हैं, लाइफ जहां भी आप सराउंडिंग में रहते हो ना, जहां भी आप सराउंडिंग में रहते हो, तो आपको दो ही चीज दिख सकती है, या तो लिविंग या तो नॉन लिविंग। जो नॉन लिविंग होंगे उसकी बात हटाते हैं, लिविंग की बात करोगे तो लिविंग में क्या होगा, जहां आप लिविंग देखोगे वहां आपको कुछ लक्षण दिखेगा। जहां हम लिविंग मतलब लाइफ जहां देखोगे ना, जीवन, वहां कुछ उसके लक्षण दिखेंगे जीवन के अंदर। जैसे लक्षण क्या हो सकता है, लक्षण ये होगा कि जीवन जो होगी तो जीवन की ग्रोथ होती है, ठीक है ना, जनरल बात कर रहा हूं मैं। ग्रोथ एबायोटिक थिंग्स की भी होती है, और जैविक पदार्थों की भी होती है, प्लांटेंस की भी होती है, आप यहां पे लेना बस। जीवन, तो जीवन की ग्रोथ होती है, ये एक लक्षण है। जीवन अगर है तो वो रिप्रोड्यूस करेगा, प्रजनन, ये एक लक्षण है। ऐसे मैं बात कर रहा हूं बिकॉज इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन भी है यहाँ पे, तो मैं एक जीएस पर्पज से बात कर रहा हूं यहाँ पे बस, ठीक है ना। तो रिप्रोड्यूस करता है जीवन, प्रजनन तंत्र है, जहां जीवन होगा वहां वो रिप्रोड्यूस करेगा। तो रिप्रोडक्शन एक फीचर है उसका, लक्षण है जीवन के अंदर, जहां देखोगे ये चीजें मिलेगी। मेटाबॉलिज्म, उपापचय, जीवन में अंदर मिलता है। जहां भी जीवन होगा मेटाबॉलिज्म होगा, उपापचय क्रियाएं होंगी, उपचय अपचय, है ना, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म, ये होगा। तो ये ऐसे फीचर्स देख के हम लोग, जब अगर लाइफ है तो उसकी डेथ होगी, उसकी मृत्यु तय है, लाइफ है तो एजिंग होगी। तो ऐसे हम लोग लक्षण देख के बोल सकते हैं कि हाँ ये लाइफ है, और ये जो चीजें, जिनमें ये चीजें नहीं हो रही है वो लाइफ नहीं है। ऐसा हम लोग देख के बोलते हैं, ऐसे समझते हैं लाइफ को, लेकिन लाइफ डिफाइन नहीं कर सकते हम लोग, फीचर्स के आधार पे बोल सकते हैं लाइफ है। जैसे चोट लग गई, कट लग गया, तो कट अपने आप ठीक हो जाता है ना। जैसे आप सेविंग कर रहे हो, यहाँ पे अगर कट लगी तो 2 से 3 दिन में वो चीजें भर जाती हैं। तो लाइफ है तो रीजनरेट करेगा, अपने स्किन को रीजनरेट कर लेती है ये, है ना, वृद्धि करके सेल्स वहां पे बन जाते हैं, फिर से कोशिकाएं बन जाती हैं ग्रोथ करके। तो ये लाइफ में ही हो सकता है, रीजनरेट करना, है ना। तो ये एक चीजें आप देख के बोल सकते हो कि लाइफ में प्रॉपर्टी या कुछ फीचर्स होंगे, उसके आधार पर बोल सकते हो कि ये लाइफ है, ये लाइफ नहीं है। बट डिफाइन, परिभाषित नहीं कर सकते हो, बहुत डिफिकल्ट है ये, ठीक है ना। केमिकल के बेसिस पे आप बोल सकते हो, क्योंकि अगर बात करोगे लाइफ में, तो लाइफ में है क्या, हमारी शरीर, जीवन किस चीज से बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, यही है। यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कार्बनिक रसायन है ना, यही हमारा आधार है जीवन का। इसी के आधार पर जीवन बनी हुई है। इसके आधार पर डिफाइन करना हो तो कर लो, यही रिएक्शन करेंगे अंदर, और बस इसी अंदर रिएक्शन के कारण डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, फीचर्स दिखता है। इसके आधार पर बोल सकते हो तो बोल सकते हो। अगर डिफाइन करना ही है केमिकल के बेसिस पे, रसायन के बेसिस पे, रसायन विज्ञान के बेसिस पे, क्योंकि अल्टीमेटली बात करोगे ना तो लाइफ की बेसिक चीजें जो है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। सब कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आधार पे ही है, क्योंकि आप लाइफ देखोगे ना तो सेल के अंदर क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, यही चीजें हैं। और ये 90% ऑफ ड्राई वेट, आपकी बॉडी का 90% ड्राई वेट, ड्राई मतलब कि वाटर निकल चुका है, ड्राई वेट का 90%, 90% क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये कितना है, 90% ऑफ ड्राई वेट। मैंने बताया ना कि लाइफ को अगर डिफाइन करना है, डिफाइन करना मुश्किल है, लेकिन अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से अगर डिफाइन करना चाहते हो, बिकॉज सेल में, कोशिका में देखोगे तो यही चीज है, तो ये है क्या, केमिस्ट्री तो है ना। इसके आधार पर डिफाइन करोगे तो फिर आप ये बोल सकते हो कि ये चीजें हमारे कोशिका में होती हैं, और यही एक दूसरे से क्रियाएं करती हैं, प्रतिक्रिया होता है, विक्रिया होता है, इसके अंदर रिएक्शंस होते हैं, और लाइफ के अंदर अलग अलग प्रॉपर्टीज आती हैं, लक्षण आते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने बना मूव करना, मेटाबॉलिज्म,
रेस्पिरेशन, श्वसन क्रिया, तो ये सारी चीजें क्या रिएक्शंस बॉडी में हो रही हैं। तो यही सब चीजें में मिल मिल के हो रही है। एमिनो एसिड्स हैं, फैट है, इन्हीं चीज से बन के एमिनो एसिड मिलेगा, बनेगा, इन्हीं चीज से मिलके फैट्स बनेंगे, वसा बनेगा, इन्हीं चीज से मिलके प्रोटीन बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा, इन्हीं चीजों से रिएक्शन हो के बनती है। तो इसीलिए आप बोल सकते हो कि ये एक आधार ले सकते हो कि हाँ, लाइफ की अगर डिफाइन करना ही चाहते हो तो फिर इस आधार पे कर लो कि हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लाइफ की आधार है। तो इसके आधार पे ये चीजें होती हैं सेल में। और ये पूरी चीजें 90% ऑफ ड्राई वेट पूरे बॉडी का, ड्राई वेट ऑफ बॉडी का 90% यही है। और इसमें सबसे ज्यादा क्या है? कार्बन। कार्बन सबसे ज्यादा है इन सब में। सबसे ज्यादा बॉडी में क्या है? कार्बन। इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बोला था कि हमारे धरती पे लाइफ कार्बन बेस्ड क्यों है। अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे? कार्बन क्यों हुआ? हो सकता है हाइड्रोजन बेस्ड हो जाती, मैंने बोला था ना पहली क्लास में, ऑक्सीजन इंट्रोडक्शन जब मैंने दिया था तो ऑक्सीजन बेस हो जाती, नाइट्रोजन बेस हो, कार्बन क्यों? ठीक है ना। मैं लेवल ज्यादा नहीं जा रहा हूं, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा हूं, बिकॉज बहुत बेसिक है ये। मैं यहां से सीधे अरस्तु पे चला जाऊं तो वो लेवल आपकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होगी। मैं लाइफ को थोड़ा बता रहा हूं। अदरवाइज मैंने पहले बताया कि लाइफ कहां है ये तो बता सकते हो कि ये एनिमल में होगा, ये जानवर में लाइफ है, ये पौधे में लाइफ है, और छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, जीवाणु है, विषाणु है, कवक है, फंगस है, वहां लाइफ है। लाइफ क्या है ये समझना जरूरी है। लाइफ कहां है ये तो बहुत इजीली दिख रही है ना कि यहां यहां लाइफ है। लाइफ है क्या? तो वो मैं बता रहा था कि लाइफ को करना, डिफाइन करना मुश्किल है, परिभाषित करना मुश्किल है, लेकिन अगर करना ही चाहते हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आधार पे आप कर सकते हो। बिकॉज लाइफ के अंदर हमको बेसिक यही चीजें दिखती हैं, और ये 90% ऑफ ड्राई वेट है। और वाटर अगर बात करोगे तो 70% बॉडी में वाटर है, पानी। तो इन चीजों को देखोगे तो 90% और ड्राई वेट है, और इनमें भी सबसे ज्यादा कार्बन आपके अंदर है। बॉडी हमारी कार्बन से बनी हुई है सबसे ज्यादा। तो क्वेश्चन मैं तो चाहूंगा कि आप लोग ही बताओ, कमेंट में बताना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कार्बन बेस्ड क्यों है, ज्यादा कार्बन क्यों है अपने बॉडी में, क्यों ऐसा, क्या ऐसा हुआ विकास के दौरान या जब पृथ्वी पे लाइफ बन रही थी उस समय कि कार्बन के आधार पे हमारी लाइफ हो गई। कार्बन हमारे शरीर में ज्यादा है इनके कंपैरिजन में, इनके मुकाबले। ये आप बताएंगे कार्बन, और समय आएगा तो मैं भी बता दूंगा, समय आएगा तो। बिकॉज मैं ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं जाना चाहता हूं अभी। अभी अपना बायो चल रहा है, ये बेसिक जानकारी अपनी की जरूरत थी, ठीक है ना, अपने को। तो ये हो गई बेसिक, आपको पता चल गया कि हाँ, ये चीजें लाइफ के बारे में मैंने बता दिया। इस आधार पे कर सकते हो, कार्बनिक रसायन जो है ना उसके आधार पे, ठीक है। समझते जाना, मैं इजीली समझा रहा हूं चीजों को, इससे अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी और आप मेंस दोगे, कुछ भी दोगे, वहां पे लिखने में बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसीलिए चीजों को जानना बहुत जरूरी है, ज्यादा डेप्थ में नहीं, लेकिन बेसिक चीजें जानना जरूरी है ना। तो ये हो गया। अब उसके बाद अगर बात करें लाइफ में, तो लाइफ को अगर डिफाइन ही कर दूं मैं इसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आधार पे, इसी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के आधार पे, तो बोल सकते हो कि इट इज यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। मॉलिक्यूल्स मैंने बताया ना कि CH है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है। तो इट इज यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ थ्रू केमिकल रिएक्शन। मैंने बताया था ना, अभी क्रियाएं हो रही हैं, यही मिल मिल के एमिनो एसिड्स बनेंगे, यही मिल के प्रोटीन बनेगा, यही मिल के वसा बनेगी। तो ये केमिकल रिएक्शन करेंगे, अभिक्रिया करेंगी, रासायनिक अभिक्रिया होंगी, और अलग अलग जो प्रोडक्ट है, जो एलिमेंट क्या कहते हैं, बोलते हैं एमिनो एसिड्स हैं, वो मिलके प्रोटीन बना देंगे, फैट बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज बन जाएंगे, ऐसी चीजें बनते जाती हैं। तो ऐसे बोल सकते हो कि इट इज यूनिक, लाइफ यूनिक है, क्योंकि इसके पास फीचर्स जो है बड़ा यूनिक फीचर्स है। एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, प्रजनन करना, एबिलिटी टू रीजनरेट, कहीं कट लग गई तो वहां ठीक हो जाता है वो कुछ दिनों में। तो ये कुछ फीचर्स यूनिक है लाइफ के पास, और भी फीचर्स है, मेटाबॉलिज्म है। तो इसके लिए बोल सकते हो कि इट इज यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ थ्रू केमिकल रिएक्शन। अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर रहा है? केमिकल रिएक्शंस हो रही है, रेस्पिरेशन में, श्वसन में, डाइजेशन में भी एंजाइम्स काम कर रहे हैं और चीजों को तोड़ रहे हैं, सिंपल चीजें कर रहे हैं। प्रोटीन है तो उसको एमिनो एसिड में बदल रहे हैं, प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदल रहे हैं, तो रिएक्शन हो रही है कहीं ना कहीं। तो इस आधार पे आप डिफाइन कर सकते हो। तो मैं लिख देता हूं, ठीक है ना। लाइफ इज यूनिक
आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से, अदरवाइज मैं बोल देता कि लाइफ है तो कहाँ कहाँ मिलती है, प्लांट, एनिमल, माइक्रोऑर्गेनिजम्स, कुछ एग्जांपल बता देता, फ्लोरा फौना कर देता और फिर आगे बढ़ जाता अरस्तु में। मैंने सोचा कि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग दे दूं आपको, है ना। लाइफ इज यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल दैट एक्सप्रेस, ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा कैसे, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा कैसे, अभिक्रिया होगी, रिएक्शंस होगी बॉडी के अंदर, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। तो दैट एक्सप्रेस, सारे केमिकल्स रिएक्ट करेंगे अपने आप में, दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ थ्रू केमिकल रिएक्शन। मैंने बताया ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही लाइफ की आधार है ना, कार्बनिक रसायन, थ्रू केमिकल रिएक्शन। दिस इज रिएक्शन, मैं पूरा ही लिख देता हूँ, इस शॉर्ट में हम लोग केमिस्ट्री में लिखते हैं ये चीजों को, रिएक्शन। और इनके कारण, जब ये रिएक्शंस होंगी, इनके कारण अलग अलग प्रॉपर्टी, फीचर्स, लक्षण हमारे लाइफ में दिखने को मिलती है। जैसे कि मैंने बताया था ना, मेटाबॉलिज्म, उपापचय, रिप्रोडक्शन है, एजिंग है, डेथ होती है लास्ट में, अल्टीमेट टर्मिनेशन है हमारी बॉडी का, अल्टीमेट चीजें आपको क्या होनी है, डेथ होनी है एक न एक दिन। तो ये बोल सकते हो कि ऐसी प्रॉपर्टीज है। सेल है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ये रिएक्शन होती है, सेल्स, टिश्यू, उत्तक, उसके बाद टिश्यू के बाद टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम के बाद ऑर्गन, अंग बनेगा, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के बाद पूरी की पूरी बॉडी बन जाती है। फिर यहाँ से बॉडी तक तो आप बढ़ोगे बायो में, यहाँ से जैसे आगे बढ़ोगे, एक बॉडी, इंडिविजुअल बॉडी बोल दो, इंडिविजुअल बोल दो या ऑर्गेनिज्म बोल दो, यहाँ से जैसे आगे बढ़ोगे ना तो फिर बढ़ जाओगे इकोलॉजी में, बॉडी तक। उसके पहले सेल से स्टार्ट कर रहे हो, टिश्यू, टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, बॉडी तक बायो, जो हम लोग पढ़ेंगे, सिलेबस मैंने डिफाइन किया। और उसके बाद जैसे बॉडी के आगे जाओगे तो फिर ऑर्गेनिज्म, उसके बाद आगे जब जाओगे ना हिरार्की में, पद सोपान में, तो उसमें आपको मिलेगा इकोलॉजी, वहां से इकोलॉजी पढ़ेंगे हम लोग। तो देखो कहीं से स्टार्ट हो रही है चीजें, पीछे से आ रही है बायोलॉजी होते हुए और फिर इकोलॉजी में एंट्री कर रहे हैं। इसीलिए मैंने बायो से स्टार्ट किया कि पहले सेल, टिश्यू, ये सब पढ़ ले, ऑर्गेनिज्म तक पढ़ लेंगे, ऑर्गेनिज्म के बाद जब हम लोग इकोलॉजी में जाएंगे तो फिर ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इन चीजों को पढ़ते जाएंगे। ठीक है, आप समझ गए होगे, एक बेसिस में चल रही है, एक वे में चल रहे हैं हम लोग, है ना। अपना रास्ता एकदम सीधा है कि कैसे कैसे चलते जाना है चीजों को कवर करते हुए। तो ये एक आप बता सकते हो डेफिनेशन, ठीक है ना, आपको समझ में आ गया। लाइफ की आधार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बस ये याद रखना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यही चीजें हैं जो कि मैंने बता दिया कितना परसेंटेज ड्राई वेट है अपनी बॉडी का। ड्राई वेट, ड्राई मतलब समझ रहे हो ना, वाटर निकल चुका है, ड्राई, बायोमास जैसे होता है ना, उसी तरीके से ड्राई वेट की बात कर रहा हूं। ड्राई वेट में यही चीजें हैं, 70%, 70 नहीं 90%, और बाकी 70% बॉडी वेट का वाटर है, 70% बॉडी वेट का वाटर है। इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आपको पता होगा आईएएस में आ भी चुका है ये सब चीजें, नॉर्मल मल्टीपल चॉइस में दे देंगे और क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं ना, याद नहीं है तो फिर गए काम से। तो याद रखना चाहिए, तो बहुत सिंपल है। अब ड्राई वेट का कितना और बॉडी में वाटर कितना है, 70% वाटर, जो मैंने पहले बताया था वो ड्राई वेट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का। तो ये हो गया। अब उसके बाद मैं बायो की बात करूं तो बायो को जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बायो को एक सब्जेक्ट के रूप में लाया, जिन्होंने लाइफ की स्टडी करना स्टार्ट किया, वो है अरस्तु, वो अरस्तु, एरिस्टोटल, जो एक तरीके से साइंस में इनको बनाने का, जो बायो है ना एक साइंस के रूप में जो आया ना, इसकी साइंटिफिक स्टडी जो करना स्टार्ट किया वो अरस्तु ही थे। ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसफर, नेचुरलिस्ट थे, है ना, प्राकृतिक वेत्ता थे वो, एरिस्टोटल, अरस्तु, हिंदी में अरस्तु बोलते हैं हम लोग। तो एरिस्टोटल वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लाइफ को देखा, क्योंकि लाइफ तो पहले भी थी, लेकिन ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने साइंटिफिक वे में लाइफ को देखा, उसको समझने की कोशिश की कि ये लाइफ में है क्या चीजें, तो क्या क्या समझने की कोशिश की मैं बता रहा हूं। तो एरिस्टोटल को पहले बता दूं क्योंकि इन्होंने पहले ही व्यक्ति थे जिन्होंने साइंटिफिकली चीजों को समझने की कोशिश की, तो इसीलिए इनको फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। और कहीं ना कहीं जानवरों पे ज्यादा इन्होंने चीजों को बताया, मैं बताऊंगा उन्होंने क्या बताया था, शॉर्ट में आप समझ लो। फादर ऑफ बायो बोलते हैं इनको, जनक,
जीव विज्ञान के जनक, हिंदी में लिख लेंगे, फादर ऑफ बायोलॉजी। आपको पता चला क्यों बायो के फादर बोले गए? मैंने बताया ना, इन्होंने स्टैब्लिश किया है बायो के एक सब्जेक्ट के रूप में साइंस में। यही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक साइंटिफिक वे में चीजों को स्टडी की, है ना। क्या स्टडी था मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको, ताकि क्लियर हो जाए। सिर्फ ऐसे ना पता चले कि हम लोग रट के रखें, क्योंकि लूसेंट में भी लिखा हुआ है, तो मैं बता रहा हूँ तो क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है ना, मैं समझाऊंगा, ठीक है ना, कि क्यों क्यों बोला गया इनको फादर ऑफ बायोलॉजी। और कहीं ना कहीं इन्होंने जानवरों पे, एनिमल पे स्टडी ज्यादा किया था, तो फादर ऑफ प्लांट्स पे भी किया था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जानवरों पे इन्होंने ज्यादा किया। फादर ऑफ जूलॉजी, जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान, ये बोला जाता है इनको। अब आप कहोगे कि क्यों बोला गया? मैंने बताया कि इन्होंने पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्टार्ट किया अध्ययन करना तरीके से, बायो को, लाइफ को देख के। तो अगर मैं इस पे बात करूं कि क्या इन्होंने देखा, क्या किया, तो बस स्टार्ट कर देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा फादर क्यों बोला गया, इसका भी रीजन है। तो अगर एरिस्टोटल की बात करूं, अरस्तु की बात करूं मैं, तो अरस्तु ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पौधों को बांटने की कोशिश की। पौधों को बांटने की कोशिश की किसके आधार पे? प्लांट्स अगर देखोगे तो जो छोटी छोटे जमीन पे है, जैसे झाड़ी होती है, घास भूस होते हैं, और पेड़ एक दिखता है आपको, एक घास भूस होती है जो जमीन पे होती है, हर्ष बोलते हैं, एक श्रब्स बोलते हैं जो झाड़ियां होती हैं, और एक ट्रीज होते हैं जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जो ट्रीज बोलते हो। ये इनको देख के, बाहर से देख के इन्होंने बताया कि ये झाड़ी, ये घास भूस, ये झाड़ी और ये पौधा, इन्होंने बताया ये चीज बाहर से देख के। इसको मॉर्फोलॉजिकली बोलते हैं, ज्यादा हम लोग टेक्निकल वर्ड यूज नहीं करेंगे, जीएस की एग्जाम है अपना, तो जीएस के व्यू से अगर देखा जाए तो आपको बस इतना पता होना चाहिए, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने हर्ब्स, घास भूस, हर्ब्स जो होते हैं ना छोटे छोटे घास भूस जमीन पे चिपके हुए, हर्ब्स हो गया, श्रब्स झाड़ियां, श्रब्स झाड़ियां हो गई, लिख लोगे आप हिंदी में ना, सिंपल वर्ड है, घास भूस होती है, श्रब्स झाड़ियां जो होती हैं, झाड़ी, और ट्री पेड़, इसकी हिंदी तो क्या जरूरत है, आप तो लिख ही लोगे, सिंपल चीजें हैं। ऐसे इन्होंने बाहर से देख के बताया पेड़ों के बारे में। तो ये इनकी पहली स्टडी थी पेड़ के बारे में, पहली मतलब कि इन्होंने पेड़ के बारे में ऐसा बताया देख के। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कुछ बाहर से देख के, रूपरेखा देख के बताने की कोशिश की कि हाँ ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा ट्री, ठीक है। एनिमल के लिए मैंने बताया कि जूलॉजी के पिता कहे जाते हैं, जंतु विज्ञान के। तो एनिमल में इन्होंने क्या किया? एनिमल को इन्होंने, अगर देखोगे आप, जो जानवर है उनको इन्होंने दो तरीके से बांटा। एक जो जहां रहता है, हैबिटेट क्या है उसका, जहां रहता है वो, हैबिटेट क्या है उसका, हैबिटेट, हैबिटेट, हैबिटाट कुछ बोलते हैं, टीएटी टाट, टीएटी टेट, हैबिटेट क्या है उसका, कहां रहता है, उसका आवास क्या है। और एक उन्होंने आरबीसी के आधार पे, लाल रक्त कणिकाएं होती है ना, लाल रक्त कोशिकाएं, उसके आधार पर इन्होंने बताने की कोशिश की जानवर को देख के। ये एनिमल की बात कर रहा हूं, प्लांट में मैंने बता दिया। आरबीसी के आधार पे, आरबीसी लाल रक्त कोशिका लिख लेंगे, हैबिटेट आवास, जहां जो रहता है, हैबिटेट, ठीक है ना, जहां जिसका घर है, जो जहां रहता है, ऐसा बोल सकते हो आप। तो हैबिटेट के आधार पे इन्होंने क्या बोला, आप खुद समझ रहे हो, आप खुद सोचोगे, हैबिटेट जो जहां रहता है, तो कुछ होते हैं पानी में रहने वाले जानवर, कुछ होते हैं धरती पे रहते हैं, कुछ हवा में रहते हैं जैसे पक्षी वगैरह, है ना। तो इनके आधार पे इन्होंने बता दिया कि लैंड पे रहने वाले, लैंड ड्वेलर्स, ड्वेलिंग प्लेस होती है ना जो जहां रहे, तो लैंड ड्वेलर्स मतलब कि धरती पे रहने वाले हैं। धरती मत बोलो, इसको आप बोल सकते हो लैंड, मतलब कि नॉर्मल वाटर के अलावा लैंड पे, ठीक है ना। और एक वाटर ड्वेलर्स, वाटर ड्वेलर्स, DWE ड्वेलर्स, ड्वेलर्स का मतलब जो जहां रहता है, ठीक है ना, वाटर ड्वेलर्स, वाटर ड्वेलर्स। और एक होता है एयर ड्वेलर्स, जो एयर में रहते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, हैबिटेट मतलब आवास, जो जहां रहता है, लैंड पे रहने वाले, वाटर में रहने वाले, एयर के। तो सीधा देख के ही पता चल रहा है ना, उस समय उन्होंने क्या किया होगा, देखा होगा कि लैंड पे रहने वाले जानवर हैं, पानी में रहने वाले जानवर हैं, और एक हवा में जो रहते हैं, उड़ते हैं, पक्षी है, जैसे इंसेक्ट्स है, जैसे जो हवा में उड़ती हैं वो हैं।
तो बाहर से देख के ही पता चल गया। तो ये पहले व्यक्ति थे एरिस्टोटल जिन्होंने ये स्टार्ट किया। कम से कम स्टार्ट तो हुआ ना, लाइफ को देखना तो स्टार्ट किया किसी ने। इसीलिए इनको फादर ऑफ जूलॉजी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने ज्यादा कुछ बताया नहीं ऐसा बहुत कुछ, लेकिन कोई ऐसा आदमी जो आके आपको ये बताता है कि कुछ ऐसा है, कुछ देखने की कोशिश करता है साइंटिफिक व्यू में, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, तो ये पहले व्यक्ति थे एरिस्टोटल। इसीलिए इनको फादर ऑफ जूलॉजी बोला जाता है। वैसे देखो तो बहुत सिंपल चीज उन्होंने बताया है, लेकिन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्टार्ट किया इन चीजों को बताना। आरबीसी, आरबीसी के आधार पर इन्होंने, अब आपको तो पता होगा लाल रक्त, जिसमें आरबीसी मतलब ब्लड, मतलब कि ब्लड के आधार पर इन्होंने, जिसके अंदर आरबीसी था और जिसके अंदर आरबीसी नहीं था, दो तरीके से उन्होंने बांटने की कोशिश की, विथ आरबीसी, विदाउट आरबीसी, विथ रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं, विथ आरबीसी, है ना, लाल रक्त, ठीक है, और विदाउट आरबीसी। ऐसा ब्लड जिसमें आरबीसी था, इनको एक भाग में बांट दिया उन्होंने, एक पार्ट में, जिसमें नहीं था उसको अलग भाग में कर दिया। ये इनका एक एनिमल को बांटने का तरीका था। तो एनिमल के बारे में उन्होंने कुछ ज्यादा बताया, इसीलिए फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान के, जंतु जगत के जनक कहे जाते हैं, पिता कहे जाते हैं, आप बोल सकते हो इनको, ठीक है ना, फादर ऑफ जूलॉजी। तो ये था एक कारण, आपको समझ में आया। अदरवाइज आप तो वैसे तो नॉर्मल क्या होता है कि लिखा हुआ है बुक में ना फादर ऑफ जूलॉजी हैं, तो कुछ पता चला ना कि क्यों है ना, इससे अंडरस्टैंडिंग आपको, फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा कभी, आपको पता चल गया कि अच्छा ये रीजन है, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चीजों को बताने की कोशिश की, एक तरीके से बताने की कोशिश की। ज्यादा डिटेल चीजें नहीं है, लेकिन कोई तो आया जिसने स्टार्ट तो किया बताना बायो के बारे में, लाइफ को देख के, जीवन को देख के, तो ये पहले थे वो, अरस्तु। लेकिन अरस्तु की और भी चीजें हैं, अगर लाइफ के अलावा मैं यहीं पे थोड़ा बता दूं आपको, अरस्तु ने और क्या क्या काम किया, थोड़ा यूनिक होगा मैं जो बताने वाला हूं, और यही बता दूं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप इन्हीं के साथ यहाँ पे याद भी कर लोगे। आपको पता है अरस्तु के स्टूडेंट कौन थे? अरस्तु के स्टूडेंट, एरिस्टोटल के स्टूडेंट कौन थे? अलेक्जेंडर, हाँ वही सिकंदर महान, द सिकंदर ग्रेट, द ग्रेट, वही अलेक्जेंडर, वो इसके स्टूडेंट थे अरस्तु के। और थियोफ्रेस्टस, उनका भी नाम मैं लूंगा, जो फादर ऑफ बोटनी है, वनस्पति विज्ञान, तो वो भी अरस्तु के स्टूडेंट ही थे, ठीक है ना। तो अगर एरिस्टोटल के बारे में कुछ और बताऊं मैं, तो कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप बता देना, हाँ अलेक्जेंडर इनके ही स्टूडेंट थे, और थियोफ्रेस्टस में तो बताने ही वाला हूं, अलेक्जेंडर का नाम याद रखना आप, ठीक है ना। अरस्तु, अब इसके बारे में बात करूं तो और मैं क्या बता दूं, अभी तो मैंने प्लांट एनिमल के बारे में मैंने देख के बता दिया, और चीजें मैं क्या बताऊं आपको इसके बारे में, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बताता हूं मैं। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने, चूजा होता है ना, चूजा मुर्गी का बच्चा, इन्होंने चूजे की एम्ब्रियोनिक स्टडी की, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक क्या होता है, भ्रूण, भ्रूण का गर्भ में जो बच्चा होता है वो भ्रूण कहते हैं, उसकी स्टडी की इन्होंने, चूजे की एम्ब्रियोनिक स्टडी की। तो ही इज द फर्स्ट पर्सन हु इज गोइंग टू स्टडी द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ द चिक, चूजा, ये पहले थे। तो चिक की स्टडी की, चूजे की, चूजा होता है ना, ये पहले व्यक्ति थे, फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन थे, फर्स्ट पर्सन, आप समझ जाओगे, क्योंकि लंबा लिखने की क्या जरूरत है, आप समझ जाओगे। एरिस्टोटल फर्स्ट पर्सन थे जो एम्ब्रियोनिक, भ्रूण की, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पूरा ही लिख देता हूं, अब तो बचा क्या, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ चिक, चूजे की, एम्ब्रियोनिक का मतलब भ्रूण होता है, भ्रूण, भ्रूण मतलब कि जो गर्भ में बच्चा होता है, ठीक है ना, उसकी चिक की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टडी, ये पहले व्यक्ति थे अरस्तु। और ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने डॉल्फिन को, डॉल्फिन जानते हो ना, मैमली है, स्तनधारी है वो, जैसे वेल एक स्तनधारी है, सार्क एक फिश है, सार्क पाइसेस में आते हैं, लेकिन वेल और डॉल्फिन मैमल्स में आते हैं। तो ये पहले व्यक्ति थे, इन्होंने ही डॉल्फिन को मैमल की तरह डिफाइन किया। ही डिफाइंस
हिंदी इसका बहुत सिंपल, आप देखोगे तो वैसे भी साइंस में हिंदी इंग्लिश बहुत मैच ही करती है। ही डिफाइंस डॉल्फिन एज ए मैमल, मैमल मतलब स्तनधारी, ठीक है। तो आप जो भी हिंदी में है वो लिख सकते हैं कि इन्होंने डॉल्फिन को स्तनधारी के रूप में बताया कि डॉल्फिन एक स्तनधारी है। तो ही डिफाइंस डॉल्फिन एज ए मैमल। ये हो गया, दो चीजें इधर पता चल गई आपको, ठीक है। पता नहीं कब क्वेश्चन पूछ ले। और डॉल्फिन के बारे में बताएंगे आप कि किसका ये सिटी एनिमल है, आप बताएंगे। या नहीं पता होगा तो पता करेंगे कहाँ से, आप गूगल पे सर्च करें डॉल्फिन कहाँ का सिटी एनिमल है, सिटी किस शहर का ये एनिमल है, सिटी एनिमल बोला जाता है डॉल्फिन। और बाकी इसके बारे में इन्वायरमेंट इकोलॉजी में तो बहुत चर्चाएं हैं, बट आप इतना पता करेंगे डॉल्फिन सिटी एनिमल किसका है। मैं इतना हिंट कर देता हूँ, थोड़ा ईस्ट की ओर जाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ये हो गया। और बता दूं इसके बारे में, क्योंकि पता नहीं क्वेश्चन बन के आ जाए। ये एनर्जी होती है ना, एनर्जी, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एनर्जी के बारे में बात की थी, ऊर्जा। हम लोग पढ़ेंगे रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में अच्छे तरीके से जब हम लोग साइंस टेक में एनर्जी पढ़ेंगे। तो ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एनर्जी के बारे में डिफाइन किया था, एनर्जी को। ही डिफाइंस एनर्जी, ही इज द फर्स्ट पर्सन टू टॉक अबाउट एनर्जी, टॉक अबाउट या डिफाइन भी किया। क्या बात कहा था इन्होंने, जरूरत नहीं है जाना उतना। उन्होंने टू एंड्स की बात की थी, एंड्स, ये एंड्स में ये है, ये एंड्स में ये है, जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि उतनी पूछा नहीं जाएगा आपसे, बट हाँ ये बनता है कि हाँ आपसे कोई पूछ ले, ऑप्शन है कि एनर्जी की किसने पहली बार बात की थी। तो टॉक्स अबाउट एनर्जी, एनर्जी ऊर्जा, वही चीजें बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। ये इन्हीं का है, ठीक है, सिंपल चीजें हैं। और बता दो ये लॉज ऑफ मोशन, क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं तो बता देता हूं आपको। इन्होंने न्यूटन जो लॉज ऑफ मोशन दिया ना, इन्होंने भी लॉज ऑफ मोशन के बारे में बताया था। तो गैलीली क्या कहते हैं, एरिस्टोटेलियन, एरिस्टोटेलियन लॉज ऑफ मोशन, लेकिन वो गलत साबित हुआ, ठीक है ना। बट इन्होंने दिया था, तो ये रिलेटेड है लॉज ऑफ मोशन, मोशन से रिलेटेड भी इन्होंने कुछ चीजें बताई है ना। तो मोशन से रिलेटेड इन्होंने चीजें बताई थी, मोशन से रिलेटेड चीजें मैं सिंपल लिख देता हूं, मोशन गति से रिलेटेड, फिजिक्स में गति से रिलेटेड चीजें उन्होंने बताई थी। लेकिन इनकी थ्योरी बाद में डिस्कार्ड हो गई, गलतियां थी उसमें, कमियां थी, है ना। तो बाद में फिर गैलीलियो ने उसके एक्सपेरिमेंट की थी वैक्यूम में चीजों को, तो फिर बाद में उसी गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट के आधार पर न्यूटन के नियम बने थे, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। फिजिक्स में जब आऊंगा तो आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा मैं, ठीक है। बट यहाँ पे याद रखिएगा कि इन्होंने भी मोशन के बारे में, गति के बारे में, कुछ चीजों के बारे में बताया था कि अगर बताना हो तो बताए। ऑलवेज मैं सोचता हूँ कि बायो ही रखूं इसे, ठीक है ना, क्योंकि ओवर हो जाएगी बायो में, बायो ही रखते हैं। बट मैं नॉर्मल जानकारी थी, चीजें तो मैंने आपको बता दी, ठीक है ना, ताकि इकट्ठा आपको चीजें याद हो जाएं साथ में, है ना। तो क्योंकि ये चीजें आपको पता होगा, आप लोग जितने बायो पढ़ रहे होंगे ना, ये आपको जल्दी मिलेगा नहीं हर बुक में, क्योंकि मैंने डाइवर्स बुकों को पढ़ा है, मेडिकल की बुकों को पढ़ा है। तो इसीलिए मैं जो काम की चीजें हैं ना आपको, क्योंकि कब यूपीएससी इन चीजों पे पूछ दे ये कोई नहीं जानता है, और बहुत ही सिंपल चीजें हैं, समझना कुछ नहीं है, टर्म है बस। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अरस्तु के बारे में, पॉलिटिक्स में ही बता दो क्या कुछ, पॉलिटिक्स में तो आप लोग पढ़ोगे ही। इन्होंने एक बुक भी लिखी है पॉलिटिक्स, है ना, आपको पता होगा जो लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटिक्स। और थोड़ा और बता दूं क्या इसके बारे में, पॉलिटिक्स ग्रीक वर्ड से इसकी ओरिजिन है, ग्रीक पॉलिटिकोस, जैसे कि बायोलॉजी का मैंने बताया था ना, ग्रीक वर्ड बायोस एंड लोगस, उसी तरीके से पॉलिटिक्स भी ग्रीक वर्ड से ही ओरिजिन है, ग्रीक वर्ड पॉलिटिकोस, पॉलिटिकोस। और एक शब्द मैं बता देता हूं, पॉलिटी जब भी आप पढ़ना, मुझे टाइम नहीं मिलेगा पॉलिटी पढ़ाने की, लेकिन जब भी आप पॉलिटी पढ़ना तो पॉलिटी में तीन चीज हमेशा ध्यान रखना, तीन चीज पॉलिटी में, इन तीन चीज के आधार पर पूरी पॉलिटी चलती है, ठीक है ना। पहला पावर, सत्ता, ये चीज पॉलिटी में ध्यान रखना। दूसरा रिसोर्सेस, संसाधन। और डिसीजन मेकिंग, तीसरा निर्णय क्षमता। ये तीन चीजें याद रखना पॉलिटी में। इन्हीं तीनों चीजों के आधार पे पूरी पॉलिटी आप पढ़ोगे ना, आपको पूरा कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहेगा। तीन चीज कभी नहीं छोड़ना पॉलिटी में, जब उसको पढ़ना तो पूरी पॉलिटी में पावर, सत्ता, रिसोर्सेस, संसाधन, और डिसीजन मेकिंग, निर्णय क्षमता, इन तीन चीज हैं। ये तीन चीज के आधार पर पूरी पॉलिटी को पढ़ना है। डिफाइन भी करोगे इन्हीं तीन चीज के आधार पर किया जाता है, तो इतना आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये पॉलिटिक्स बुक इन्होंने लिखा था। नॉर्मल हो गया, पता चल गया।
ठीक है ना। ये हो गई नॉर्मल जानकारी। हिंदी में कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी। इन्होंने परिभाषित किया था डॉल्फिन को स्तनधारी के रूप में। इन्होंने पहली बार ऊर्जा के बारे में इन्होंने बात किया और क्या कहा था, वो इंड्स के बारे में बात करते थे। जरूरत नहीं है ना उतनी अपने को जाना, है ना, क्योंकि वो चीजें बहुत ही पीछे चली गई हैं उतनी। बस इतना याद रखे कि हाँ एनर्जी है। और इन्होंने मोशन के बारे में बात किया था कि कोई चीज मोशन में है ना, गति में है, लेकिन इनकी थ्योरी को बाद में डिस्कार्ड कर दिया गया था। मतलब बोल सकते हो कि कमियां थी इनके थ्योरी में। तो बाद में फिर गैलीलियो ने मैंने बताया, फिर उनके एक्सपेरिमेंट के बाद न्यूटन के लॉ बने। तो ये हो गई। और बाकी पॉलिटिक्स बुक भी उन्होंने लिखा है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको सब चीजें। हिंदी में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। मैंने हिंदी बोल भी दिया है आपसे, आप लिख भी लोगे, पॉज करके लिख लोगे आराम से। बट इतना समझ जाओ, आप एग्जाम में जाओगे ना तो फ्री माइंड से जाओगे। मैंने जो पहली लेक्चर में बताया आपसे ना, कुछ भी चीज बचेगा नहीं, एक भी डाउट नहीं छोड़ूंगा मैं, एक भी जो आपके लेवल पे एग्जाम में आना है, एक भी डाउट नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि आप समझ जाओ, मैं बायो खुद मेडिकल साइंस का पढ़ा सकता हूँ। और इनफैक्ट समय आएगा तो मैं मेडिकल एमबीबीएस का भी फर्स्ट ईयर का एम्ब्रियोलॉजी, है ना, फिजियोलॉजी, ये सारी चीजों को पढ़ाऊंगा मैं। तो आप टेंशन ना ले, मैं एक भी चीज आपके लेवल पे नहीं छोड़ूंगा। जो आपको रिक्वायर्ड है, जो मुझे कॉन्सेप्ट यूज करना अलग अलग जगह पे, इन्वायरमेंट इकोलॉजी जो मैं बोलता हूँ, बायोटेक जो मैं बोलता हूँ, सब जगह अपन इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। और बायो के जो क्वेश्चन आते हैं वो तो सॉल्व हो ही जाएंगे आपसे। ठीक है ना, टेंशन एकदम नहीं लेना है, क्योंकि आ गया हूं मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी अब। ठीक है ना, आपको पता चल रहा होगा, जो भी लोग देश में कहीं भी पढ़ रहे होंगे, जिस तरीके की मैं अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, मैंने भी देखा है लोगों को पढ़ते और पढ़ाते हुए, तो आप समझ रहे होंगे। ठीक है ना, क्या मिल रही है आपको। तो ये हो गया अरस्तु के बारे में। और जो मैंने अरस्तु के बारे में बताया ना कि उन्होंने प्लांट को झाड़ी हो गई, घास फूस हो गए, पौधे हो गए, और एनिमल्स को ब्लड के आधार पे, जिसके पास आरबीसी थे, जिसके पास आरबीसी नहीं था, लाल रक्त कोशिका थे, और जिसके पास नहीं था, जिस एनिमल के पास, इनको बताया ना उन्होंने। तो इसके लिए उन्होंने एक बुक में लिखा। जाहिर सी बात है, कुछ तो कहीं लिखोगे ना। उस बुक का नाम याद रखना। एक मैंने पॉलिटिक्स बुक बताया था अरस्तु का, एक बुक और बता रहा हूं, हिस्टोरिया एनिमेलियम। इसी बुक में वो सारी चीजें पौधे वाली और जो एनिमल वाली जो है ना, आरबीसी नहीं है और है, इन्हीं बुक में लिखा था उन्होंने। एनिमेलियम, एनिमल से समझ नहीं आ रहा होगा, जानवर, याद कर सकते हैं आप, हिस्टोरिया एनिमेलियम, ये अरस्तु की ही बुक है। तो दो बुक मैंने बता दी, पॉलिटिक्स वाली सामने चल रही थी बातें तो मैंने लिंक कर दिया, और ये हो गई हिस्टोरिया एनिमेलियम, ये बुक आप ध्यान रखेंगे। इसके अंदर कितने एनिमल्स, कितने प्लांट की बात की थी, अपने को जरूरत नहीं है। अपना पर्पस इतना से ही सॉल्व हो जाएगा कि आप इतना ही याद रख ले कि ये बुक का नाम है। इसके अंदर प्लांट्स कितने उन्होंने डिस्क्राइब किया, इन चीजों की जरूरत नहीं है अपने को। ज्यादा मैं फैक्ट्स पे नहीं जाऊंगा, जितनी जरूरत है उतना ही। बट आजकल देख रहे हैं आप, यूपीएससी में पीएससी का लेवल बढ़ते जा रहा है, चीजें बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पूछ रहे हैं, है ना। और अरस्तु के बारे में मैंने इसलिए बता दिया इन चीजों के बारे में, बिकॉज ये जनक है, थोड़ा जान ले, है ना, कोई नहीं जानता कब क्या क्वेश्चन पूछ ले। तो ये हो गया अरस्तु के बारे में। इनके स्टूडेंट थे, एरिस्टोटल के स्टूडेंट थे थियोफ्रेस्टस। ठीक है, हिंदी में सीधा थियोफ्रेस्टस ही लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, साइंटिस्ट का नाम है। दोनों के दोनों ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसफर ही थे, है ना। पॉलिटिक्स का बुक लिखा है तो जाहिर सी बात है पॉलिटिकल फिलोसफर इन्होंने लिखा ही था। और नेचुरलिस्ट भी थे, प्राकृतिक वेत्ता भी थे। ठीक है ना। नेचुरलिस्ट का मतलब क्या होता है, किसी को नहीं पता होगा ना कि नेचुरलिस्ट का मतलब क्या होता है, क्योंकि यहां मैं डील नहीं करूंगा, तो मैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी में आपको बता दूंगा। आप कमेंट कर देना अगर आपको नहीं पता होगा नेचुरलिस्ट के बारे में। ठीक है ना, कि नेचुरलिस्ट का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक वेत्ता। तो ये आप समझोगे थियोफ्रेस्टस के बारे में। तो इनके स्टूडेंट थे, ठीक है ना, एरिस्टोटल के स्टूडेंट थियोफ्रेस्टस, और इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ बोटनी, फादर ऑफ बोटनी। बोटनी मतलब पौधा, पौधों के बारे में, तो फादर ऑफ बोटनी कहा जाता है। अब फिर आप पूछोगे, जैसे मैंने फादर ऑफ जूलॉजी बताया कि क्यों कहा जाता है, तो मैंने बताई इनकी क्या अध्ययन थी, इनका भी ऐसे बताया जा सकता है। तो मैं शॉर्ट में बता देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगी। इन्होंने 3 बुक लिखा, 3 बुक, जिसमें से एक जो बुक है ना, ओल्डेस्ट अवेलेबल लिटरेचर, जो ओल्डेस्ट हो सकती है, पुरानी से पुरानी लिटरेचर हो सकती है, वो सबसे पुरानी लिटरेचर इन्हीं की बुक है, बोटनी के फील्ड में, पौधों के फील्ड में, प्लांट्स के फील्ड में। उस बुक का नाम क्या है, हिस्टोरिया प्लांटारम। तो आप समझ गए होगा कि इन्होंने प्लांट्स पे कितना काम किया, इसीलिए फादर ऑफ बोटनी।
पौधों पौधे क्या कहते हैं, जगत के पिताजी बोले जाते हैं, जनक हैं ये। बोटनी मतलब पौधा होता है, पौधों की स्टडी। हिस्टोरिया प्लांटेरम, बस ये याद रखना कि हिस्टोरिया प्लांटेरम जो है ना, ओल्डेस्ट अवेलेबल, सबसे पुरानी लिटरेचर है ये। किस फील्ड में? बोटनी के फील्ड में, पौधों के फील्ड में। ये एक बुक, दो बुक और है, बता देता हूं, याद रखो या ना रखो, ये याद रखना, ठीक है ना। कॉजेज ऑफ प्लांट्स, ये बुक के बारे में मुझे तो बात करना ही पड़ेगा। इकोलॉजी में जब आऊंगा ना, थियोफ्रेस्टस के बारे में मैं इकोलॉजी के बारे में बताऊंगा, इकोलॉजी में इन्होंने क्या बताया थियोफ्रेस्टस ने, और कॉजेज ऑफ प्लांट्स की जिक्र वहां होगी। कॉजेज ऑफ प्लांट्स, ये भी इनकी बुक है। बाकी समझ में आ रही है कि प्लांट से रिलेटेड है, बोटनी भी प्लांट से रिलेटेड है। तीसरा, इंक्वायरी इनटू प्लांट्स, इंक्वायरी इनटू प्लांट्स। इसका हिंदी कुछ नहीं है, यही इंग्लिश है, कोई भी हिंदी नहीं है इनका, आपको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है ना। इस बुक का जिक्र मैं करूंगा इकोलॉजी में, थियोफ्रेस्टस इकोलॉजी में आएंगे। उन्होंने, वो लोग बोलते हैं कि इकोलॉजी नया सब्जेक्ट है, मुझे नहीं पता, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो पढ़े। थियोफ्रेस्टस ने भी इकोलॉजी के बारे में कुछ बताया था, और वो बुक मैं बताऊंगा कौन सा है, कॉजेज ऑफ प्लांट्स, इंक्वायरी इनटू प्लांट्स। वहां पे उन्होंने इकोलॉजी के बारे में कुछ बोला है, तो इतनी नई नहीं है जितना नया बोला जाता है ये सब्जेक्ट। इकोलॉजी बहुत नया है, अभी तो 20-30 साल, 40 साल, 50 साल से आया है। थियोफ्रेस्टस कब के हैं, सोच लो, उस समय इन्होंने इकोलॉजी के बारे में अपनी बुक में कुछ बोला है, ठीक है ना। तो बस पढ़ने की जरूरत है, नहीं पढ़ोगे तो फिर यही बोलोगे ना कि नया सब्जेक्ट है, अभी अभी तो आया है। तो चीजें ध्यान रखें, मैं बताऊंगा इन चीजों के बारे में। तो ये 3 बुक है, आप समझ गए क्यों फादर ऑफ बोटनी बोला जाता है इन्हें। और थोड़ा सा और मैं बोल दूं, बता दूं थोड़ा सा आपको, मैंने बताया था ना, अरस्तु जो थे उन्होंने 3 भागों में पौधों को बांटा था। हर्ब्स जो नीचे एकदम घास फूस होती हैं, श्रब्स जो झाड़ियां होती हैं, और ट्रीज जो पौधे होते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे उसके जो तने होते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने वैसे ही बांटा प्लांट्स को। मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको ताकि आपको क्लियर हो जाए। इन्होंने क्या किया कि हर्ब्स तो बोला, हर्ब्स का मतलब क्या होता है आप लिख लेंगे, घास फूस जो होती है, इजी शब्द है, कोई दिक्कत नहीं है। हर्ब्स, श्रब्स, झाड़ियां। लेकिन इन्होंने अरस्तु के अलावा एक चीज और टर्म दे दिया, अंडर श्रब्स, श्रब्स से भी नीचे, झाड़ियों से भी नीचे की चीजें इन्होंने बोल दिया, बस यही डिफाइन कर दिया था इन्होंने। बाकी अरस्तु ने जो किया है ना, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज आने वाली है, वो सेम है, बस इन्होंने अंडर श्रब्स डाल दिया। अंडर का मतलब श्रब्स से जस्ट नीचे वाली, झाड़ियों से जस्ट नीचे वाली चीजें, अंडर श्रब्स। और ट्रीज तो थे ही, बस यही इन्होंने नया टर्म डाला अरस्तु में। ये था। थियोफ्रेस्टस ने, जो इनके स्टूडेंट थे अरस्तु के, इन्होंने ये टर्म डाल दिया। मतलब समझ में आ रहा होगा, घास फूस लिख लेंगे, श्रब्स झाड़ियां, अंडर श्रब्स झाड़ियों से जस्ट नीचे वाले, ट्रीज जो पेड़ पौधे आपको पता ही होगा। तो ये चीजें थी, आप समझ गए होगे आप इजीली। और भी चीजें हैं इनके बारे में, थियोफ्रेस्टस के बारे में इन्होंने बहुत सारे टर्म दिया है, एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल। इनफैक्ट इकोलॉजी में तो जरूरत भी है एनुअल प्लांट्स, बाइनियल प्लांट्स, पेरिनियल प्लांट्स, बट मैं यहां नहीं बता रहा हूं, ठीक है ना, ओवर नहीं करना चाहता हूं। फिर भी जितनी सफिशिएंट चाहिए जीएस पर्पज से, ताकि आपको ये बुक वो बुक कभी पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आपको मिल चुकी है। आप समझ रहे होंगे, जो भी लोग बायो पढ़े होंगे, शायद आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, आपको पता चल रहा होगा चीजें, कितनी इजी चीजें मिल रही हैं आपको, और कोई चीज बचेगा नहीं। आप समझ जाना, मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एक एक, चाहे मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा लाइन बाय लाइन पढ़ाता जाऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होती जाएगी आपको। एक भी कॉन्सेप्ट अगर रह गया ना, एक भी, तो आप फिर बताना, मुझसे पढ़ रहे हो तो एक भी कॉन्सेप्ट अगर ऐसे नहीं रह सकता है, आप किससे पढ़ रहे हो आपको समय के साथ पता चलता जाएगा, एक भी कॉन्सेप्ट बचेगी नहीं आपकी। डाउट तो हो नहीं सकता है, डाउट क्लियर होंगे आपके, हर डाउट जो मैं सब्जेक्ट लूंगा। आज मैंने पॉलिटिक्स पे आपको बताया, एक मैंने शब्द बता दिया, याद रखना। पॉलिटिक्स में 3 चीजें याद रखी जाती हैं, सत्ता, संसाधन और डिसीजन मेकिंग, निर्णय क्षमता। याद रखना, 3 चीजों पे पॉलिटी चलती है, यही 3 चीज है, ठीक है। तो मैंने अरस्तु के बारे में बात कर लिया, थियोफ्रेस्टस के बारे में बात कर लिया। ये बेसिक्स है, मैं चला रहा हूं इसीलिए, मैंने धीरे धीरे मैं चला रहा हूं ताकि आप समझते जाएं, बिकॉज इंफॉर्मेशन आप लिखते जा रहे होंगे, पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अब मैं बात करूं, थियोफ्रेस्टस तक हो गया, और थियोफ्रेस्टस की मैंने बुक बता दी, उसके बाद मैंने अरस्तु की भी बुक बता दी, हिस्टोरिया एनिमेलियम। बुक में उन्होंने अपनी जो चीजें, फाइंडिंग्स है ना, जो उन्होंने किया रिसर्च वगैरह, जो उन्होंने देखा, उसको बुक्स में उन्होंने लिख दिया,
इसीलिए बुक्स है, ठीक है। तो अरस्तु हो गया, थियोफ्रेस्टस हो गया। अब थियोफ्रेस्टस के बाद मैं अगर बात करूं तो तीसरे अगर नंबर पे बात करोगे, तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे एक साइंटिस्ट हैं प्लिनी। प्लिनी प्लिनी ने 1000 मेडिसिनल प्लांट्स पे काम किया। औषधि वाले पौधे होते हैं ना जिससे औषधि निकलती है, 1000, जैसे एलोवेरा है ना, बहुत स्किन पे लग रही हैं, तो औषधि रिलेटेड जो प्लांट्स है ना, 1000 प्लांट्स का इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया, औषधि वाले। तो याद रखिएगा प्लिनी के बारे में, प्लिनी या प्लानी बोलते हैं इनको, है ना। तो 1000 मेडिसिनल प्लांट्स, औषधि प्लांट्स, हिंदी में मैं बता दे रहा हूं, आराम से लिख लोगे, मेडिसिनल, मेडिसिनल प्लांट्स 1000 पौधों के बारे में बताया उन्होंने जो मेडिसिन के वैल्यू रखते थे, है ना। औषधि प्लांट्स जो होते हैं, पौधे होते हैं, उनके बारे में लिख लेंगे। औषधि इजी है, औषधि लिखना 1000 प्लिनी। चौथे नंबर गैलेन, जो नॉर्मल क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं बताते जा रहा हूं, कब क्या पूछ दे कोई नहीं जानता है। गैलेन, ऐसे मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, अगर मैं एक 200-300 साइंटिस्ट के बारे में बता दूं क्या क्या किए, लेकिन मैं मुझे जो लग रहा है इंपॉर्टेंट है वो बताते जा रहा हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बनते जाए। गैलेन, गैलेन के बारे में जान लीजिएगा, कभी क्वेश्चन पूछ दे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। अभी सिंपल मैं बताता हूं। गैलेन को फर्स्ट फार्मासिस्ट बोला जाता है, प्रथम औषधिवेत्ता। इन्होंने दर्द निवारक जो दवाइयां होती हैं ना, उन्होंने बहुत काम किया। इन्होंने दर्द निवारक जो पेन्स को रिलीफ देती है ना, उस पर इन्होंने बहुत काम किया था। तो औषधिवेत्ता है ये, प्रथम, फर्स्ट फार्मासिस्ट। कभी भी क्वेश्चन बन के आ जाए, गैलेन का आंसर मार देना हम लोग, टिक, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट फार्मासिस्ट है, ये हिंदी में औषधिवेत्ता। दर्द निवारक दवाइयों पे इन्होंने काम किया था, फर्स्ट फार्मासिस्ट, फर्स्ट फार्मासिस्ट, ठीक है ना। आप चिंता ना लो, एग्जामिनर कह के आना, पूछ लो जो पूछना है, ठीक है ना। अगर जीएस लेवल पे जो कुछ एग्जाम होनी है उसी लेवल पे, ऐसा नहीं कि आप कहो तो नीट का पूछ लो कुछ, है ना। मैं उतना नहीं बता रहा हूं, मैं बस लेवल को मेंटेन किए हुए हूं जीएस के आधार पे, लेकिन बस उसी को थोड़ा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ताकि आप समझ जाए। फिफ्थ नंबर पे अगर मैं जाऊं, फिफ्थ नंबर पे आपने एक सर्जन का नाम सुना आपने? कौन सा सर्जन, मैं बता रहा हूं, विलियम रॉक्सबर्ग, नाम सुना आपने? कहां के थे वो विलियम रॉक्सबर्ग? वो सर्जन थे, स्कॉटिश सर्जन, स्कॉटलैंड, स्कॉटिश सर्जन थे वो, डॉक्टर थे, और उन्होंने अपनी डॉक्टरी छोड़ दी थी। क्यों? प्लांट से बहुत प्यार था उनको, पौधों से, प्लांट से बहुत प्यार था। उन्होंने डॉक्टरी छोड़ के और प्लांट्स की स्टडी करने लगे। और वो भी क्यों मैं बता रहा हूं, उन्होंने इंडियन प्लांट्स पे स्टडी किया। विलियम रॉक्सबर्ग ने इंडियन प्लांट्स पे स्टडी किया। अब सोचो, इंडियन प्लांट्स पे विलियम रॉक्सबर्ग, डॉक्टर थे, सर्जन, विलियम रॉक्सबर्ग। हिंदी से कुछ नहीं है, साइंटिस्ट का नाम है विलियम रॉक्सबर्ग। इनकी बुक है, आप बुक बताएंगे किस इंडियन प्लांट्स पे, बहुत सारी बुक है ये, आप बताएंगे कि किस इंडियन प्लांट्स पे इन्होंने स्टडी की थी। कब क्वेश्चन आ जाए कोई नहीं जानता है, याद रखिएगा। सर्जन थे, डॉक्टरी छोड़ी, प्लांट्स पे इनकी रुचि थी, पौधों की रुचि थी, स्टडी करना स्टार्ट किया, इंडियन प्लांट्स पे, भारतीय पौधों पे स्टडी किया। और कौन सा बुक लिखा था भारतीय पौधों पे, मैं हिंट दे रहा हूं, इंडिका से रिलेटेड है। आप बताएंगे कौन सा बुक है, ठीक है ना। जहां से मिले आप पढ़ेंगे विलियम रॉक्सबर्ग के बारे में। उसके बाद आपको फिर एक और बता रहा हूं, जो चाइनीज हर्बल सिस्टम है ना, चाइनीज हर्बल सिस्टम, हर्बल सिस्टम होता है ना, बहुत सारे दवाइयों में हर्ब्स डाला हुआ है, ये हर्बल बोला जाता है, हर्बल है, हर्बल है। या फिर जो होम्योपैथी है ना, उसकी जो बेस जो डिजाइन किया है ना होम्योपैथी की, वो डायोस्कोराइडस है। ये बेस बुक जो होम्योपैथी पे है ना, जो आधार है होम्योपैथी की, वो डायोस्कोराइडस नहीं किया है, याद रखना। कब आ जाएगी कोई नहीं जानता है। बेस बुक, बुक का भी नाम बता दूं, नहीं आएगा, बट फिर भी बता दे रहा हूं, डी मेट्रिया मेडिका बुक, डी मेट्रिया मेडिका बुक। आप मत रखना, बस इतना याद रखना, डायोस्कोराइडस बेस बुक ऑफ होम्योपैथी, इनकी एक बुक है डी मेट्रिया मेडिका। वो बुक बेस बुक है होम्योपैथी की, बेस मतलब आधार है होम्योपैथी का, ये बुक होम्योपैथी, ठीक है। तो ये हो गया 6 नंबर का डायोस्कोराइडस। और भी चीजों को जानना है, बट मेरे हिसाब से आज मैंने जो चीजें बताई हैं सफिशियंट है।
और आगे मैं फिर बात करूंगा चीजें, क्योंकि एक ही दिन अपने को सारी चीज डील नहीं करनी है। आप इतने को पढ़े, याद रखे, बहुत सारी चीजें नहीं होंगी, बहुत सारी चीजें पता होंगी आपको। जो मैंने अरस्तु के बारे में 7-8 चीजें बताई हैं वो याद रखिएगा। कब आएगा कोई नहीं जानता है क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए। जो मैंने किताब लिखी है अरस्तु की, जो मैंने थियोफ्रेस्टस की किताब लिखी, आप पता रखेंगे। और मैं जाते जाते आपको ये बता दे रहा हूं कि बायो शब्द दिया किसने। बस इतना कंप्लीट करके हम लोग आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग आगे डील करेंगे। धीरे धीरे पढ़ना है, कंप्लीट करते जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी। आप यहां से पढ़ते जाए, रिवाइज करें, सब कुछ आते जाएगा आपको दिमाग में। कोई भी कॉन्सेप्ट आपको डाउट नहीं होना चाहिए, एक भी आप बता देंगे कोई डाउट है, मुझे नहीं लगता है मेरे बताने के बाद आपको डाउट आ जाए, है ना। मेरे बताने के बाद तो मुर्दा भी खड़ा होकर बोलता है कि डाउट तो नहीं है, सीधे आप समझ रहे होंगे, और बोल भी नहीं पाएगा वो मुर्दा भी। आप तो इंसान है, जीवित है। तो मैं बायो के बारे में ये बता दूं कि बायो शब्द को जो दिया है ना जिस साइंटिस्ट ने, सबको पता होगा शायद, मैं एक नया बताने वाला हूं। कभी वो पूछ लिया ना एग्जाम में तो आप आंसर दे देना। जीन बैप्टिस्टे डी लेमार्क, मैं पूरा नाम बोला हूं, जीन बैप्टिस्टे डी लेमार्क। लेमार्क की विकास पे भी थ्योरी है, पहली इवोल्यूशन की थ्योरी है लेमार्क की, हम लोग बात करेंगे। जीन बैप्टिस्टे डी लेमार्क एंड जी ट्रिवेनस, जीन बैप्टिस्टे डी लेमार्क एंड जी ट्रिवेनस, ये 1802 में इन्होंने बायोलॉजी शब्द को दिया। दो, लेकिन तीसरा मैं कौन बताना चाहता हूं, क्योंकि ये चीजें लोगों को पता होती है, थॉमस बिडोस, ये भी एक व्यक्ति का नाम आता है कि इन्होंने भी बायोलॉजी शब्द के बारे में बोला। तो याद रखिएगा थॉमस बिडोस के बारे में, ये हमेशा ध्यान रखना है। और कब बायोलॉजी शब्द के बारे में दिया गया था? 1802। जीन बैप्टिस्टे डी लेमार्क कहां के थे? फ्रांस के थे। और जी ट्रिवेनस ये जर्मनी के थे, याद रखेंगे। और एक बुक बता देता हूं, याद तो एकदम मत रखना, इस बुक को तो याद एकदम मत रखना। जिस बुक में पहली बार लगभग बायो शब्द का बोला जाता है कि यूज किया गया था, इस बायोलॉजी शब्द का यूज किया गया था, जिस बुक में पहली बार यूज हुआ था ना, उस बुक का नाम याद नहीं रखना है। बुक का नाम है बायोलॉजी ऑर्डर डाई फिलोसफी डर लेबेंडन नेटर बुक, ये बुक का नाम है, याद नहीं रखना है। इस बुक में ऐसा बोला जाता है कि बायोलॉजी शब्द का पहली बार उपयोग किया गया था, है ना। बस तो ये याद रखेंगे, बाकी मैं फिर से लिख दूंगा जीन बैप्टिस्टे डी लेमार्क का नाम क्या है, कैसे पूरा टर्म, और फिर जी ट्रिवेनस के बारे में, और थॉमस बिडोस एक याद रखेंगे जिन्होंने बायोलॉजी शब्द का योगदान उनको भी जाता है कि उन्होंने भी ये टर्म को दिया है, बस याद रखेंगे। दो तो बहुत लोगों को पता रहता है, मैं तीसरा बता दिया आपको, ताकि आपको कभी एग्जाम में पूछ ले तो आपको दिक्कत ना हो, आप आंसर टिक कर लेंगे। तो ये आज के लिए सफिशिएंट है, और मुझे पूरा विश्वास है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, डाउट बचेगा नहीं, मेरे रहते तो एकदम नहीं बचने वाली डाउट, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, और क्लियर हुआ भी होगा और आगे भी क्लियर होगा, हर सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाते जाऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू, और आप अटेंशन अच्छे तरीके से पे करें यहाँ पे, ताकि आपको चीजें समझ में आए। कंसंट्रेशन से सुनेंगे ना तो आपको यही याद हो जाएगी, क्योंकि मैं वैसे भी धीरे धीरे प्यार से चल रहे हैं हम लोग, तो कंसंट्रेशन बना के सुने पूरी की पूरी, और डेडिकेशन रखे इसके प्रति। आप जो सुन रहे हैं ना, क्योंकि एक बार पढ़ के ही सब्जेक्ट आपकी कंप्लीट हो जाएगी, बार बार रिवाइज करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार दो बार आप देखोगे आपको फिट हो जाएगा। बिकॉज मैं चीजों को रटवा नहीं रहा हूँ, चीजों को बताते जा रहा हूँ, कैसे कैसे क्या है। मैंने फादर ऑफ जूलॉजी क्यों बोला जाता है अरस्तु को, मैंने बताया, क्योंकि उनकी पढ़ाई क्या थी, क्या क्या स्टडीज थी उनकी। तो ऐसे चलोगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे। तो आज के लिए काफी है, और थैंक यू। फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग बात करते हैं। धन्यवाद। ओके।